हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एनिमल ब्रीडिंग में सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है उस बारे में हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन बना रहता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ सिलेक्शन कभी पूछ लिया जाता है, कभी मेथड ऑफ सिलेक्शन पूछ लिया जाता है, कभी बेसिस ऑफ सिलेक्शन पूछ लिया जाता है, तो कभी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पूछ लिया जाता है। और जनरली जो यूजी के स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर किस में क्या लिखें। तो जब भी टाइप ऑफ सिलेक्शन पूछा जाए तो उसमें हम नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो उसमें हम टैंडम सिलेक्शन मेथड, इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल मेथड और फिर सिलेक्शन इंडेक्स या टोटल स्कोर मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी बेसिस ऑफ सिलेक्शन के बारे में पूछा जाता है, और बेसिस ऑफ सिलेक्शन को ही क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन भी कहा जाता है, जब इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली इंडिविजुअल सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्टिंग, इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे टैंडम सिलेक्शन मेथड। इसके अलावा दो और मेथड होते हैं जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर केस कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें किसी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है उसमें कुछ ट्रेड को इम्प्रूव करना होता है। हमने टारगेट करके रखा है कि ये 3, 4, 5 ट्रेड है जिसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। तो हम किस प्रकार से कब किस ट्रेड के ऊपर काम करेंगे, इसे हम मेथड ऑफ सिलेक्शन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो जनरली जब हम टैंडम सिलेक्शन मेथड को यूज करते हैं तो वहाँ पर हम एक बार में एक ट्रेड को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जब एक ट्रेड इम्प्रूव हो जाता है और एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाता है तब हम दूसरे ट्रेड पर शिफ्ट करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं। और जब दूसरा ट्रेड इम्प्रूव हो जाता है तो फिर हम तीसरे ट्रेड को इम्प्रूव करते हैं। इस प्रकार से हम एक बार में एक ट्रेड को हम स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक कोरिलेशन अमॉन्ग द ट्रेड्स। अब कई सारे ट्रेड है। अब इस मेथड का एफिशिएंसी यह अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, वह इस पर डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट ट्रेड हम यूज कर रहे हैं वो आपस में किस प्रकार से कोरिलेटेड है। यदि दो ट्रेड आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो एक ट्रेड में जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो दूसरा ट्रेड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो एफिशिएंसी इस मेथड का काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ट्रेड के इम्प्रूव होने पर दूसरे ट्रेड भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। जब हम दूसरे ट्रेड पर आएंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह डिपेंड करता है एफिशिएंसी कि जो ट्रेड्स हैं वो कितना ज़्यादा आपस में कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यह मेथड काफ़ी इजी होता है, करना काफ़ी इजी है। एक बार में हम एक ट्रेड को करेंगे, लेकिन यह जो मेथड है ये काफ़ी इनएफिशिएंट होता है। अनलेस इनएफिशिएंट होता है मैक्सिमम केसेस में। बस एक एक्सेप्शन है कि यदि ट्रेड आपस में हाईली कोरिलेटेड होंगे तो उस कंडीशन में ये इनएफिशिएंट नहीं होता है। यदि ट्रेड आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो रेड से मैंने हाईलाइट कर रखा है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे। इफ दे आर नॉट जेनेटिकली रिलेटेड, वट एवर अचीवमेंट इज मेड इन द फर्स्ट ट्रेड इज लॉस्ट व्हेन अटेंशन डायरेक्टेड टू अनदर ट्रेड। अब यदि दो ट्रेड को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, मल्टीपल ट्रेड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो आपने एक ट्रेड पर काम करके उस ट्रेड को इम्प्रूव कर लिया, और जैसे आप दूसरे ट्रेड के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, इस पहले ट्रेड के ऊपर से अटेंशन आपका हटेगा, वैसे ही पहला ट्रेड आपका पुअर होना शुरू हो जाएगा। वो ट्रेड धीरे धीरे जो आपने इम्प्रूव किया था वो इम्प्रूवमेंट से पुअर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नेट इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी कम होगा। इस मेथड की कुछ और खामियां है कि
इस मेथड में काफ़ी लंबा समय लगता है, लॉन्ग पीरियड लगता है इस मेथड में, क्योंकि आपको एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेड को यूज़ करना है। इन जनरल द एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर मेथड के कंपैरिजन में इस मेथड का, रैंडम सिलेक्शन मेथड का जो एफिशिएंसी है वह काफ़ी कम होता है। अब दूसरा मेथड ऑफ सिलेक्शन है इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल मेथड। इस मेथड के अंदर हम दो या दो से ज्यादा ट्रेड को एक ही बार में, एक ही समय में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड के अंदर कंसेप्ट यह लगाया जाता है कि हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड या मिनिमम कलिंग लेवल को फिक्स करते हैं, हर एक ट्रेड का मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल फिक्स करते हैं। और यदि कोई इंडिविजुअल हर एक ट्रेड के मिनिमम स्टैंडर्ड या कलिंग लेवल या थ्रेशोल्ड को पार करता है तो उस एनिमल को हम सेलेक्ट करते हैं। इस लाइन को पढ़ेंगे जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए। इन दिस मेथड सिलेक्शन में बी प्रैक्टिस्ड फॉर 2 और मोर ट्रेड एट ए टाइम। तो यह क्लियर है कि 2 से ज्यादा ट्रेड को हम एक बार में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट फॉर ईच ट्रेड ए मिनिमम स्टैंडर्ड कलिंग लेवल इज सेट so that every animal must meet the minimum standard to be selected for the breeding purpose। अब हमने जो कलिंग लेवल फिक्स किया है, हम किसी एनिमल को तभी सेलेक्ट करेंगे जब एनिमल हर एक ट्रेड के लिए जो फिक्स कलिंग लेवल है उससे अच्छा हो, तभी हम उस एनिमल को सेलेक्ट करेंगे। किसी एक ट्रेड में भी वह थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाएगा तो हम उस एनिमल को रिजेक्ट कर देंगे। आगे देखते हैं। द फेलियर टू मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एनी वन ट्रेड मेक द एनिमल टू बी रिजेक्टेड। यह बात अभी मैंने डिस्कस किया है कि यदि किसी एक ट्रेड में, मल्टीपल ट्रेड के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं और 3, 4, 5 ट्रेड जो भी हम ले रखा है हमने, उसमें से किसी एक ट्रेड में भी जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसे यदि एनिमल अचीव नहीं कर पाता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। Therefore, in actual practice, it is possible to cull some genetically very superior animal when this method is used। तो अब इस मेथड का यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक एनिमल है जो कि किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट में काफी सुपेरियर है, लेकिन दूसरे किसी ट्रेट में वह थ्रेशोल्ड लेवल को, मिनिमम स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से उसे कल कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। दिस मेथड रिड्यूसेस सिलेक्शन इंटेंसिटी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रेड्स टू बी कंसीडर्ड। जब इस मेथड में हम नंबर ऑफ ट्रेड को बढ़ाते हैं तो वहां पर हमारा जो सिलेक्शन इंटेंसिटी होता है वह इस मेथड के अंदर रिड्यूस होता चला जाता है। आगे कुछ और पॉइंट है। Selection based on independent culling method is easy to perform but becomes complicated when more traits are considered। तो यह मेथड वैसे तो इजी है, लेकिन जब कई सारे ट्रेड को एक साथ कंसीडर किया जाता है तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब वो इजी नहीं रह जाता है। एंड इफ देयर इज निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन ट्रेड्स, और जब निगेटिव कोरिलेशन हो तो ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Therefore, only few important traits should be considered in this method। इस वजह से इस मेथड में, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड में, हमें कुछ ट्रेड को जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं ट्रेड को अपने सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें रखना चाहिए। हर ट्रेड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो हर ट्रेड को हमें अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज नहीं करना चाहिए। एक और डिसएडवांटेज है, इट्स टीडियस टू डिटरमाइन ऑप्टिमम कलिंग लेवल। अब ऑप्टिमम कलिंग लेवल क्या रखा जाए, वह थ्रेशोल्ड क्या रखा जाए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है उसे किस प्रकार से फिक्स किया जाए, यह काफी टीडियस वर्क है, यह काफी डिफिकल्ट है इस चीज को तय करना कि वह लेवल क्या रखा जाए जिसके नीचे एनिमल आए तो एनिमल को कल कर दिया जाए। अब जो नेक्स्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन है
वह है सिलेक्शन इंडेक्स और टोटल स्कोर मेथड। यह मेथड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सिलेक्शन है। और सिलेक्शन इंडेक्स इज ए सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन फॉर ईच ट्रेड कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन। अब हमने कई सारे ट्रेड को लेने के बाद सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हर एक ट्रेड को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है हर एक एनिमल को। वह जो वैल्यू है वह सिलेक्शन इंडेक्स कहा जाता है। इस चीज़ को और थोड़ा विस्तार में समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। अब इस चीज़ को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए कि किस प्रकार से हम हर ट्रेड को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, इसके लिए प्रोसेस में ईच ट्रेड इज वेटेड, हर एक ट्रेड को एक वेट दिया जाता है उसके इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। ईच ट्रेड इज वेटेड बाय गिविंग ए स्कोर एंड एन इंडिविजुअल ट्रेड स्कोर इज सम्ड अप टू द टोटल स्कोर फॉर ईच एनिमल विद इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो हर एक ट्रेड के लिए उसकी वेट के हिसाब से कुछ वैल्यू आता है, और हर एक ट्रेड के वैल्यू को जोड़ने के बाद एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू आता है जिसे कि हम सिलेक्शन इंडेक्स कहते हैं। एन इंडेक्स इज सिंपली ए मीन ऑफ पुटिंग ए होल लॉट ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन इनटू वन वैल्यू। ये जो इंडेक्स वैल्यू है इसे हम सिंपली एक मीन कह सकते हैं, जो कि हमने कई सारे डिफरेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो मीन को हमने एस्टिमेट किया है। अब हम इस मीन को निकालने में किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन है। वेरिएशन सीन इन ईच ट्रेट, तो जो वेरिएशन होते हैं हर ट्रेट में उसे ध्यान में रखा जाता है। फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज करते हैं। हेरिटेबिलिटी ऑफ द ट्रेट की हेरिटेबिलिटी को यूज करते हैं, जो भी डिफरेंट ट्रेट हम यूज कर रहे हैं। फिनोटाइपिक एंड जेनेटिक रिलेशनशिप, तो जो डिफरेंट ट्रेट के बीच में फिनोटाइपिक एंड जेनेटिक कोरिलेशन किस प्रकार का है उसे हम ध्यान में रखते हैं। और साथ ही साथ रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द ट्रेट, डिफरेंट ट्रेट के बीच में जो रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उसे हम ध्यान में रखते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही यह जो सिंगल वैल्यू होता है उसे हम यूज करते हैं। अब एफिशिएंसी की बात की जाए, रिलेटिव एफिशिएंसी की बात की जाए, तो इंडेक्स सिलेक्शन इज प्रिडिक्टेड टू बी स्क्वायर रूट n टाइम्स एज एफिशिएंट एज इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल। ऐसा तो शुरुआत में ही बोल दिया गया है कि यह जो मेथड है यह सबसे एफिशिएंट मेथड है, लेकिन यह इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो n रूट अंडर n टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल से। और यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्रेड्स इन्वॉल्व। तो हमने यदि 4 ट्रेड को इन्वॉल्व किया है तो रूट अंडर 4 हमारा 2 हो जाएगा, तो दोगुना 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट होगा ये जो हमारा मेथड है टोटल स्कोर मेथड। The greater the number of trade involves, the index becomes more reliable than the independent culling method. अब जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा जो इंडेक्स सिलेक्शन मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता चला जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल से तो ज़्यादा एफिशिएंट है ही है। यह जो टैंडम मेथड है उससे तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि टैंडम मेथड सबसे पुअर मेथड माना जाता है। अब बात करें कि हम किस प्रकार से डिफरेंट ट्रेड में वेटेज को किस प्रकार से रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इन डेयरी कैटल मिल्क प्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड्स, वेयर एज द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट may not be as important in magnitude as milk production। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी कैटल की बात की जाए तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेंस हायर इकोनॉमिक वैल्यू शुड बी गिवन टू मिल्क प्रोडक्शन एंड correspondingly लोअर इकोनॉमिक वैल्यू टू दी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो जाहिर सी बात है कि हम मिल्क प्रोडक्शन ट्रेड को ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज़्यादा वेटेज देंगे, और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी से रिलेटेड जो ट्रेड होंगे उसे हम कम वेटेज देंगे।
अब यहाँ जो फार्मूला हम जो यूज करते हैं, इक्वेशन जो यूज करते हैं सिलेक्शन इंडेक्स को निकालने के लिए, वो इस प्रकार से होता है, I इक्वल टू B1x1 प्लस B2x2 प्लस B3x3 प्लस अप टू Bn(xn). तो इस तरीके से हम फार्मूला को तैयार करते हैं, और यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ ट्रेड है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट नोटेशन है उसे यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ पर I जो है वो इंडेक्स वैल्यू है, n जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स है, और B1 से Bn तक ये कॉफिशिएंट है। और कॉफिशिएंट किस प्रकार से हमें मिलेगा, कॉफिशिएंट ऑब्टेन्स बेस्ड ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ट्रेड का रिलेटिव इंपॉर्टेंस, हेरिटेबिलिटी ऑफ ईच ट्रेड एंड जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द ट्रेड्स। जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनके बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है, जेनेटिक कोरिलेशन किस प्रकार का है, हेरिटेबिलिटी ट्रेड की कैसी है, उनके इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर B1 से लेकर Bn तक की वैल्यू को तय किया जाता है। और यहाँ x1 से लेकर xn तक जो है वो फिनोटाइपिक वैल्यू है। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हम एक इंडेक्स वैल्यू को, एनिमल का सिलेक्शन इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम एनिमल को अरेंज करते हैं। किस प्रकार से अरेंज करते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। द एनिमल्स आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यूज एंड दोज विद द हाइएस्ट स्कोर आर केप्ट फॉर ब्रीडिंग पर्पस एंड द एनिमल्स विद लोअर इंडेक्स वैल्यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो हमने इंडेक्स वैल्यू निकालने के बाद जो एनिमल का वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा आएगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जिस एनिमल का इंडेक्स वैल्यू बहुत कम आएगा उस एनिमल को हम कल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। द नेट वैल्यू ऑफ एन एनिमल इज डिपेंडेंट अपॉन सेवरल ट्रेड्स दैट मे नॉट बी ऑफ इक्वल इकोनॉमिक वैल्यू। तो इन सारे कंसेप्ट को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है एनिमल का, वह कई सारे ट्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो ट्रेड्स इक्वल इकोनॉमिक वैल्यू के नहीं हो सकते, सबकी अलग अलग इकोनॉमिक वैल्यू होगी, अलग अलग वेटेज होगा। दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन लीड्स टू द मोस्ट एफिशिएंट इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक ब्रीडिंग। तो यह मेथड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मेथड माना गया है। अब हम लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इन कंक्लूजन, the selection index is a total score that includes all the advantages and disadvantages of an animal for those traits considered for selection। तो यहाँ पर सिलेक्शन इंडेक्स के अंदर कई सारे ट्रेड को एक साथ स्टडी करके वैल्यू को निकाला जाता है। उसमें कुछ ट्रेड की वैल्यू अच्छी होगी, कुछ ट्रेड की वैल्यूज अच्छी नहीं होंगी। सभी ट्रेड को जोड़ने के बाद एनिमल का वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ वेटेज given to each trade depends on their relative economic value। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो वेटेज दिया जाएगा डिफरेंट ट्रेड को, वो बी से हम दिखाते हैं, B1 से लेकर Bn तक हमने डिफरेंट हमने कांस्टेंट निकाला है। तो वो डिपेंड करता है रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू, हेरिटेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर एंड जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन कैरेक्टर। A trait which is highly heritable can be given greater score than a trait which has a low heritability। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हेरिटेबिलिटी जिस ट्रेट की ज़्यादा हो उसे हम ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका हम सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, इंडिविजुअल सिलेक्शन कर पाएंगे, सिलेक्शन का ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा यदि हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम वेटेज उस तरीके के ट्रेट को हम ज़्यादा देंगे। आगे देखते हैं, द सिलेक्शन इंडेक्स मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट बेस्ट मेथड अमॉन्ग द थ्री। जो तीन मेथड है, टेंडम मेथड है, इंडिपेंडेंट कलिंग है और सिलेक्शन इंडेक्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट मेथड सिलेक्शन इंडेक्स को माना जाता है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन बेटर जेनेटिक इंप्रूवमेंट, क्योंकि इसकी वजह से जेनेटिक इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा आता है। द इंडेक्स इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एन एनिमल ब्रीडिंग वैल्यू। तो यह काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है। लास्ट में देखेंगे द ओनली डिसएडवांटेज। अब इस मेथड के साथ डिसएडवांटेज क्या है इस बारे में भी थोड़ा चर्चा कर ले। द ओनली डिसएडवांटेज is that the trait vary in importance from time to time and the index built at one time will not be applicable for all the time। अब
जो इम्पोर्टेंस डिफरेंट ट्रेड का है वो समय समय पर चेंज हो सकता है। तो हमारा जो वेटेज होगा, जो बी का वैल्यू है, वह भी समय समय पर चेंज हो जाएगा। इस वजह से हमें यह जो इक्वेशन हमने बनाया है उसे समय समय पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक इक्वेशन जो हमने, इस इक्वेशन को एक बार यदि हमने डेवलप कर लिया तो उस वैल्यू को B1, B2, B3, Bn, ये सारे वैल्यूज को हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी इकोनॉमिक वैल्यू वेटेज चेंज होगा, ये सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, हमें फिर से इन वैल्यूज को निकालना पड़ेगा और कैलकुलेट करने के बाद तब फिर से नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ सिलेक्शन।